गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लैपटॉप के थ्रू मैं आऊँगा अभी, क्योंकि टाइम दिया हुआ था इसलिए मैंने लैपटॉप अभी खोल रहा है। आवाज़ जा रही है क्लियर? आवाज़ मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो थोड़ा कमेंट में टाइप करके बताएं कि आवाज़ मिल रही है कि नहीं मिल रही है। चलिए, लैपटॉप भी ऑन किया है, अब लैपटॉप के थ्रू आता हूँ मैं। बस 2 मिनट में लैपटॉप के थ्रू आता हूँ। और लोग जुड़ जाइए। जुड़ते जाइए, जुड़ते जाइए। बस 2 मिनट में लैपटॉप के थ्रू आ रहा हूँ। 1 सेकंड में लैपटॉप के थ्रू आ रहा हूँ। हॉटस्पॉट ऑन करता हूँ। बस 1 सेकंड। बस 1 सेकंड। आवाज़ आ रही है ना क्लियर? बस 2 मिनट। पीछे वाला लाइट लगता है ऑफ करना पड़ेगा, चमक रहा है। और कैसे हैं आप लोग? बस बस। और सब लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं ना अच्छे से? गुड गुड। बस 2 मिनट, लैपटॉप के थ्रू आना चाह रहा हूँ मैं। हाँ, मैं भी ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ। मैं भी अच्छा हूँ फिर। बस 2 मिनट। पीछे वाला लाइट ऑफ कर देता हूँ मैं, चमक रहा है। चलो फिर ठीक है। और सब लोग कहाँ अपने अपने गांव चले गए क्या? यहीं पटना में हो सब? ओके ओके ओके। अच्छा चलो ठीक है, मैं वीडियो शुरू करता हूँ। इसको मैं फेसबुक लाइव इसमें वेरी गुड। चलो ठीक है, मोबाइल ही से करते हैं। अगले दिन से लैपटॉप से करूंगा।
चलो ठीक है, चलो ठीक है। देखो तो फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा है। जो लोग गांव में हैं अच्छा है, जो लोग यही है वो भी अच्छा है। मेरा कहना केवल इतना है कि अभी कोरोना है तो थोड़ा अच्छे से सेफ रहना है ना, अच्छे से रहना है। और जो लॉकडाउन है उसका पालन करना ज़रूरी है, क्योंकि उसकी कोई वैक्सीन अभी तक बनी नहीं है ना। तो जो भी सरकार का गाइडलाइन है उसको हम लोग, तमाम लोगों को उसको फॉलो करना है ना, और अच्छे से रहना है, यही कहेंगे हम। ठीक है, तो चलिए फिर देखिए, आज डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। मेरा कहना ये है कि आज से ऑनलाइन क्लासेस में शुरू कर रहा हूँ। ये क्लास जो है डेली चलेगा 7 बजे शाम से। 7 बजे का टाइम मैंने इसलिए रखा है कि चूँकि 6 बजे तक आमतौर पर तमाम जगह पे लॉकडाउन में सामान खरीदने की दुकान वगैरह खुली हुई है ना। तो मुझे लगा कि 6 बजे शाम तक मान लीजिए किसी को घर का कोई काम निपटाना है तो वो काम वाम निपटा लेगा, और काम वाम निपटाने के बाद फिर वो है ना, आराम से 1 घंटा काफ़ी होता है। 6 बजे के बाद 7 बजे से आराम से वो चाहे तो ज्वाइन कर सकता है फेसबुक लाइव को, है ना। तो आज का वीडियो सॉलिड स्टेट पर है, जो 12th का फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। और बेहतर यह होगा कि मतलब अगले दिन से जब आप लोग फेसबुक लाइव पे जुड़ेंगे तो कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जितना चाहे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। उसका मैं जब आप कमेंट में आपका जवाब तैयार रखूंगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सॉलिड स्टेट, ठीक है। सॉलिड स्टेट में आपको 12th के लिए भी उसका इंपॉर्टेंस है, और जिनको कंपटीशन देना है उसके लिए भी इंपॉर्टेंस है। सॉलिड स्टेट एक अच्छा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन एक अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आज चूंकि इनॉग्रल लेक्चर है ऑनलाइन क्लास का और फेसबुक लाइव का, तो आज का जो लेक्चर है वो इनॉग्रल रहेगा। और कुछ टिप्स दूंगा जो आप मतलब जाके पढ़ेंगे, और पेन और पेपर अगर रखे हुए हैं तो कुछ कुछ मैं लिखवाऊंगा, उसको लिखेंगे। सारे लोग पेन और पेपर रखे हैं पास में? कमेंट बॉक्स में लिख के जवाब दीजिए। पेन और पेपर रखा है आप लोगों ने पास में? बोल रहा हूं, पेन और पेपर रखा है आप लोगों ने? अच्छा, चलिए ठीक है। आज का वीडियो सॉलिड स्टेट से रिलेटेड शुरुआत करते हैं एकदम स्टार्टिंग से। देखिए, किसी सब्सटेंस को सॉलिड सब्सटेंस कहे जाने के लिए हम कैसे पहचानेंगे कि कोई सब्सटेंस सॉलिड है? तो आमतौर पे लोग, चूंकि मैटर का 3 मेन फिजिकल स्टेट है तो ऐसे बहुत सारा फिजिकल स्टेट, लेकिन आपके सिलेबस के दायरे में 3 मेन फिजिकल स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और प्लाज्मा थोड़ा पढ़ना है आपको। बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट तो ऐसे ही बता देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो सॉलिड स्टेट, किसी सब्सटेंस को सॉलिड कहे जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हर सब्सटेंस के अंदर, मैटर से रिलेटेड जितना भी सब्सटेंस है, तमाम सब्सटेंसेस के अंदर बेसिकली 2 अपोजिट काइंड ऑफ फोर्स होता है। पहला फोर्स है अट्रैक्टिव। देखिए, ये जो हम बता रहे हैं इसको ध्यान से सुनेंगे, ये एक ऐसा अनोखा कंसेप्ट देगा, क्योंकि आमतौर पर लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस के बीच जो क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसका जो बेसिस है, आधार है, वो बताते हैं इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच दूरी बहुत ज्यादा है तो गैस, और उससे कम है तो लिक्विड, और बिल्कुल ही ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है तो सॉलिड। लेकिन मेरा मानना है कि हम लोग केमिस्ट्री में साइंस पढ़ रहे हैं, और साइंस में डिस्टेंस कम होगा या ज्यादा होगा उसका कोई ना कोई रीजन होगा। बगैर रीजन के डिस्टेंस कम और ज्यादा हो ही नहीं सकता। अगर डिस्टेंस कम और ज्यादा का कोई रीजन नहीं होता तो फिर न्यूटन का सेकेंड लॉ क्यों पढ़ते हैं आप, है ना। तो उसी आधार पर इसका जो जड़ का बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि दुनिया में हर सब्सटेंस, मैटर से रिलेटेड जितना भी सब्सटेंस है, उन तमाम सब्सटेंसेस के अंदर 2 अपोजिट काइंड ऑफ फोर्स होता है। एक फोर्स है जो नेचर में अट्रैक्टिव है, जो पैदा होता है इंटरमॉलिक्यूलर इंटरएक्शन के चलते। 2 मॉलिक्यूल के बीच किसी भी तरह का कोई संवाद, कोई कनेक्शन, कोई इंटरएक्शन जब होता है तो उससे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होता है। जैसे हम एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है,
कोई दूसरा इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है। तो रोड पे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के बीच भी आप देखते हैं किसी आदमी को आप पसंद कर लेते हैं, क्या बड़ा अच्छा लगा है देखने में, तो वो भी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के चलते ही पैदा हुआ वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और दूसरा फोर्स है जो पैदा होता है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस के चलते, जो नेचर में रिपल्सिव है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड मच 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 ग्रेटर देन होगा रिपल्सिव फोर्सेस से, तो सब्सटेंस बिलोंग करेगा सॉलिड स्टेट से। अब सॉलिड स्टेट से क्यों बिलोंग करेगा? वो इसलिए बिलोंग करेगा कि चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड अगर बहुत 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 गांधी मैदान भर के बहुत अगर ज्यादा होगा रिपल्सिव फोर्सेस से, तो ये मामला बिल्कुल वैसा होगा कि मान लीजिए अभी भूकंप आ जाए, अब भूकंप में आप अपनी मदर के साथ फंस जाए रोड पर, तो भूकंप तो है रिपल्सिव फोर्स, लेकिन आपकी माँ के साथ जो आपका अट्रैक्टिव फोर्स है वो उस भूकंप के द्वारा पैदा किया गया रिपल्सिव फोर्स से बहुत 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 ज्यादा है। तो आप अपनी माँ का हाथ नहीं छोड़ेंगे, है ना, आप अपनी माँ को के साथ कोई डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे। और आप जानते हैं कि सॉलिड, यही रीजन है कि सॉलिड स्टेट से बिलोंग करने वाले जितने भी पदार्थ हैं, सब्सटेंस हैं, वो एक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में बिलीव करते हैं। बिल्कुल उनके मॉलिक्यूल सट 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 के बैठे होते हैं, बिल्कुल नजदीक बैठे होते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट से बिलोंग करने वाली सब्सटेंसेस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो सकता है। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो सकता है नहीं, बल्कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता ही है। अब आते हैं कि हम सॉलिड सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस को सॉलिड कहेंगे कि वाकई में वो सॉलिड है, उसकी क्या क्राइटेरिया है, उसका क्या प्रॉपर्टी है। बेसिकली 5 प्रॉपर्टी है जो डिफाइन करता है किसी सॉलिड सब्सटेंस को। अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस वाकई रिकॉर्ड करता है, क्लेम करता है कि वो एक सॉलिड सब्सटेंस है, तो उसके अंदर 5 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जैसे अगर कोई स्टूडेंट है तो उसका 5 प्रॉपर्टी बड़े बुजुर्गों ने बताया है, अल्पहारी, काकचेष्टा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी है टॉपिक पे आते हैं। कोई सॉलिड सब्सटेंस अगर वाकई सॉलिड है तो उसके अंदर 5 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नंबर 1, इनकॉम्प्रेसिबिलिटी। इनकॉम्प्रेसिबिलिटी, कॉम्प्रेस मतलब दबाना, इनकॉम्प्रेसिबिलिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब दबाए जाने के लायक, इनकॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब नहीं दबाए जाने के लायक। जब उस सब्सटेंस के ऊपर कोई फोर्स लगेगा तो वो सब्सटेंस अपने स्ट्रक्चर को डिफॉर्म नहीं होने देगा, बिगड़ने नहीं देगा। दूसरा, रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब बाहर से भी ठोस और अंदर से भी ठोस। तीसरा, स्लो डिफ्यूजन। जब आप उसको किसी सॉल्वेंट में आप डालेंगे तो बहुत ही स्लोली, भयानक स्लोली डिफ्यूज करेगा, यानी मिलेगा उसके साथ। चौथा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब होता है न्यूटन का तीनों नियम इन टोटलिटी, ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब कि जब आप उस सब्सटेंस पे फोर्स लगाएंगे तो बदले में वो भी फोर्स लगाएगा। अगर डाउट लगे तो किसी लोहे के बटखरे पे एक मुक्का कस के मार के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि चोट उसको लगा कि आपको लगा। पांचवा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्जैक्ट जियोमेट्री या एग्जैक्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। उस पर्टिकुलर सॉलिड सब्सटेंस का एक निश्चित जियोमेट्री होगा, एक निश्चित शेप होगा। वो इसलिए होगा कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है। अब सॉलिड सब्सटेंसेस का क्लासिफिकेशन, सॉलिड सब्सटेंसेस को अलग अलग क्लास में बांटना, सॉलिड सब्सटेंसेस को अलग अलग क्लास में। अब सॉलिड सब्सटेंस कई तरह के हो सकते हैं, बहुत तरह के हो सकते हैं, है ना। तो सॉलिड सब्सटेंसेस को अलग अलग क्लास में बांटना 2 आधार पे किया जाता है। पहला, फर्स्ट आधार जो है ना, फर्स्ट जो आधार है सॉलिड सब्सटेंसेस को बांटने का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस। अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस आप कहते हैं कि क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, उसके पार्टिकल सट सट के बैठे हैं, तो सट सट के कोई अगर बैठता है तो इसका मतलब है कि उन दोनों पार्टिकल के बीच कोई बांधने वाला फोर्स होगा ना। तुम अपने दोस्तों के साथ सट सट के बैठते हो तो कोई वजह होगा तब ना। कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज होगा तो उसके बगल में सट के बैठोगे नहीं ना, तो उसका भी यानी बाइंडिंग फोर्सेस का नेचर होगा। उस दोनों पार्टिकल के बीच जो फोर्सेस जो बांधेगा उन दोनों पार्टिकल्स को, उन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को, जिस पार्टिकल से मिलकर वो सब्सटेंस एज ए होल बना है, तो उन दोनों पार्टिकल के बीच जो बांधने वाला फोर्स होगा उसका नेचर क्या है, उसका स्वभाव क्या है,
उसके आधार पर सॉलिड को अलग अलग क्लासेस में बांटा जाता है। दूसरा आधार है कि जो अरेंजमेंट है, अब सट सट के बैठे हुए क्लोज पैक्ड रखने वाले स्ट्रक्चर यानी सॉलिड सब्सटेंस के अंदर जो सजावट है, ऑर्डर है, क्रम है जो सजाने का, यानी पैटर्न जो है, रवैया जो है, ऑर्डर जो है, अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी उस सॉलिड सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल मौजूद है उन पार्टिकल के सजाए जाने का क्या रवैया है, क्या पैटर्न है, क्या वो पैटर्न लगातार है यानी रेगुलर है, या उसके सजाए जाने का जो पैटर्न है वो इर्रेगुलर है यानी लगातार नहीं है। इन दोनों के आधार पर सॉलिड को बांटा गया दो अलग अलग क्लास में। पहला है एमॉर्फस सॉलिड यानी झूठा सॉलिड यानी ट्रू सॉलिड यानी स्यूडो सॉलिड, और दूसरा है क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी ट्रू सॉलिड यानी सच्चा सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड, मॉर्फ का मतलब होता है रूप, फॉर्म, और ए जब लग जाता है मतलब नहीं। एमॉर्फ का मतलब विदाउट हैविंग एनी प्रॉपर फॉर्म, एमॉर्फ का मतलब विदाउट हैविंग एनी प्रॉपर फॉर्म। एमॉर्फस का सॉलिड का मतलब एक ऐसा सॉलिड जिसका कोई निश्चित फॉर्म नहीं, आकार नहीं है। एमॉर्फस सॉलिड को हम डिफाइन करते हैं कि एमॉर्फस सॉलिड वो सॉलिड है जिस सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट का पैटर्न, यानी एमॉर्फस सॉलिड, झूठा सॉलिड, एक ऐसा सॉलिड है जिस सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी उस सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स है जिनसे मिलकर वो सॉलिड सब्सटेंस बना है, उनके पार्टिकल्स के सजावट का जो क्रम है वो इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर मतलब रेगुलर नहीं है, ऑर्डर्ड मैनर में नहीं है, लगातार नहीं है, उसको हम एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। अब इसको एग्जांपल में हम कैसे समझेंगे? क्योंकि आप लेबोरेटरी में तो है नहीं, तो उसको फाड़ के हम आपको एक्सरे डिफ्रैक्शन वाला मसला करके दिखाएं। अभी तो लॉकडाउन है ना, जो बेस्ट हो सकता है वो कर रहे हैं। हम इसको लिखवा देंगे, परेशान मत होइए। आज इनॉग्रेट लेक्चर में पहले इनॉग्रेट कर लेते हैं चैप्टर को, फिर इसको लिखवा भी देंगे, ठीक है। समझने पे ज्यादा जोर दीजिए, एक बार समझ लीजिएगा तो खुद अपने लिख लीजिएगा, और लिख लीजिएगा, नहीं समझिएगा तो ऐसे टाइम पास करते रह जाइएगा। पहला जोर समझने पे होना चाहिए। अगर हम आपको समझा दें और अगर आपको समझ में आ जाए तो आप खुद से लिख सकते हैं, क्लियर है। लेकिन अगर हम आपको लिखवा दें और आपको समझा नहीं पाए, ना ही आप समझ पाए, तो ऐसे ही चलता रहेगा टाइम पास, कुछ नहीं होगा। पहले समझने पे जोर दीजिए, उसके बाद खुद आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए। तो शादी विवाह में जैसे खाने वगैरह का दो अरेंजमेंट होता है, एक होता है चेयर पर कुर्सी टेबल पर बिठा करके, एक होता है बुफे सिस्टम। कुर्सी टेबल पे वाला सिस्टम ज्यादा बेहतर है, बुफे सिस्टम वाला थोड़ा मतलब हमारे कल्चर, इंडियन कल्चर का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन शहरों में जगह कम होता है तो इसलिए छोटे से जगह में सारा खाना रख करके 3000 आदमी को ठोस दिया जाता है, जहाँ अपने समझ जो भी है। तो कहने का मतलब कि टेबल कुर्सी पे जब बैठ के खाना खिलाया जाता है, गांव वगैरह में खास के किसी का कर्म वगैरह होता है तो वहाँ कुर्सी टेबल पे 5 पे बैठ के खिलाया जाता है पंक्ति में। तो ऊपर से अगर आप फोटो लेंगे तो आपको एहसास होगा कि हर आदमी एक निश्चित क्रम को फॉलो करते हुए बैठा हुआ है। लेकिन शहर में बुफे सिस्टम में जब आप खाना खाते हैं तो आप देखते हैं 5 आदमी उधर खाना खा रहा है, 6 आदमी उधर खा रहा है, 7 आदमी उधर बैठा हुआ है, 3 आदमी गेट पे जाके कुछ कर रहा है, 2 आदमी उधर छत पे बैठा हुआ है। मतलब एक निश्चित क्रम को फॉलो नहीं करता है। कोई इधर गोलगप्पा खा रहा है, कोई चाउमीन खा रहा है। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि एक निश्चित क्रम को फॉलो नहीं करता है। मंदिर में जब लोग प्रसाद का सेवन करते हैं, मंदिर में जब लोग प्रसाद खाते हैं तो एक निश्चित क्रम को फॉलो करते हैं। लेकिन किसी चाय दुकान पे जाके कोई चाय पीता है तो वहां लाइन लगा के कोई चाय नहीं लेता है। चाय लेके 4 आदमी उधर ठोक रहा है, कुछ 3 आदमी उधर बात कर रहा है, 5 आदमी उधर कहीं चला गया,
कोई चाय का गिलास लेके बीच रोड पे टहल रहा है, मतलब एक निश्चित क्रम को फॉलो नहीं करता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि अमोर्फस सॉलिड वो सॉलिड सब्सटेंस है जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट का पैटर्न डिसऑर्डर्ड है, ऑर्डर में नहीं है, इर्रेगुलर है, रेगुलर नहीं है, एक क्रम में नहीं है, इसीलिए उसको अमोर्फस सॉलिड कहा गया। क्योंकि पैटर्न जब अरेंजमेंट का इर्रेगुलर होगा, कोई क्रम को फॉलो नहीं करेगा, तो उसका प्रॉपर फॉर्म हो ही नहीं सकता, उसका प्रॉपर शेप हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। और इसीलिए इसको स्यूडो सॉलिड कहते हैं, यानी झूठा सॉलिड। कहता तो है सॉलिड, लेकिन बिल्कुल सॉलिड सब्सटेंस के पैरामीटर पे खरा नहीं उतरता। और दूसरा है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट का जो ऑर्डर है वो रेगुलर है, वो एक निश्चित क्रम को फॉलो करता है, एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करता है। तो जब निश्चित पैटर्न को फॉलो करेगा, एक निश्चित क्रम को जब फॉलो करेगा, तो ऑटोमेटिकली उसका जो एक फॉर्म होगा वो एक डेफिनेट होगा। इसीलिए उसको सच्चा सॉलिड भी कहते हैं और ट्रू सॉलिड भी कहते हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड दोनों के बीच जो डिफरेंस है, इसको बाद में देखेंगे। पहले दूसरा क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, फिर बारी बारी सबको डिफाइन करेंगे। अब दूसरा क्लासिफिकेशन है कि किसी पर्टिकुलर सॉलिड सब्सटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच जो नेचर है बाइंडिंग फोर्सेस का, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को जो फोर्स बांधता है या बाइंड करता है, उसका नेचर क्या है। क्या वो कमजोर फोर्स है या स्ट्रॉन्ग फोर्स है, किस नेचर का फोर्स है, उसके आधार पे हम सॉलिड को बांटते हैं एटॉमिक सॉलिड में, फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड में। फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड को बांटते हैं दो अलग अलग क्लास में, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। फिर हम बांटते हैं आयनिक सॉलिड। इसी को आयनिक सॉलिड को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉलिड भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट सॉलिड भी बोलते हैं, पोलर सॉलिड भी बोलते हैं और यकलेस सॉलिड भी बोलते हैं। वो लिखवा देंगे। आज इनॉग्रल लेक्चर है, पहले थोड़ा बोल दे फिर देखते हैं, लिखवाते हैं। फिर अगला है कोवैलेंट सॉलिड, उसको हम नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, जीएंट सॉलिड भी बोलते हैं। फिर अगला है बनाना सॉलिड। बनाना सॉलिड क्या है वो बाद में बात करेंगे। फिर है मेटालिक सॉलिड और लास्ट है हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड या हाइड्रोजन सॉलिड। इन सबको बारी बारी से डिस्कस करेंगे हम लोग बाद में, है ना। फिलहाल जो है इसको अमोर्फस और क्रिस्टलाइन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है उस पर बात करेंगे। तो पहले जितना बोले हैं उसको लिख लीजिए। मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। on the basis of यानी आधार पर, on the basis of the pattern of arrangement, on the basis of the pattern of arrangement of constituent particles solids are being classified into two different, मैं रिपीट कर रहा हूं, on the basis of the pattern of arrangement
of constituent particles, comma, solids are being classified into two different categories or types or classes. Number one, amorphous solid or pseudo solid. Amorphous solids or pseudo solids. Amorphous solids or pseudo solids. Amorphous solids or pseudo solids. Number two, crystalline solids. Crystalline solids. Crystalline solids or true 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 solids. अब एमॉर्फस सॉलिड हेडिंग दीजिए, इसको डिफाइन कीजिए. amorphous solids or pseudo solids. pseudo pseudo solids. लिखिए, these are defined as the solids. These are defined as the solids. These are defined as the solids in which these are defined as the solids. These are defined as the solids in which these are defined as the solids in which these are defined as the solids in which the pattern of arrangement the pattern of arrangement the pattern of arrangement the pattern of arrangement of constituent particles the pattern of arrangement of constituent particles is irregular or disordered is irregular or disordered. Please come. Next one. Amorphous solids are also called supercooled liquids. Supercooled liquids. एग्जाम्पल लिख लीजिए ग्लास. बाद में फिर आएगा अमॉर्फस सॉलिड, इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे. चलिए अगला वो क्रिस्टलाइन सॉलिड लिख लीजिए. हेडिंग दे दीजिए क्रिस्टलाइन सॉलिड. These are defined as the solids in which
in which the pattern of arrangement, the pattern of arrangement, the pattern of arrangement, the pattern of arrangement of constituent particles, the pattern of arrangement of constituent particles is regular or disordered, is regular or disordered, or ordered, is regular or ordered, or ordered. चलिए, अब यही तो पूरा चैप्टर में क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ना है, तो है ना। अब ध्यान दीजिए, फिर से एक दफा रिपीट कर देते हैं एमोर्फस सॉलिड को और क्रिस्टलाइन सॉलिड को। आज जितनी बात बताए उसको रिपीट कर देते हैं, क्योंकि आज इनॉग्रल लेक्चर है, तो अभी बहुत लोग और जुड़ेंगे, अभी तो कुछ जुड़े ही नहीं है, है ना। तो आज इनॉग्रल लेक्चर है, तो इसको बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, ठीक है। तो अभी जितना बात आज बताए हैं पहले उसी को भेजा में घुसा लो, वही बहुत है, ठीक है। आज जिसको आदत लगा हुआ है कॉपी धरने का, है ना, उसके लिए फिर से एक दफा बोल देते हैं कि पहले समझ लो अच्छे से। जब एक दफा समझ लोगे तो लिखना इज नॉट एन इश्यू, ठीक है। कॉपी भरना इज लाइक हैविंग अ मुंशी जी। तो तुम जमींदार बनना चाहते हो कि मुंशी बनना चाहते हो, पहले ही समझ लो, ठीक है ना। दुनिया में बस 4 तरह का ब्रेनी है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि क्लर्क बनना चाहते हो, क्लेरिकल वर्क के पीछे इतना क्यों भाग रहे हो। पहले समझ लो अच्छे से, उसके बाद दिल खोल के लिख लो, उसके बाद खूब सवाल पूछो, गर्दा मचा दो, ठीक है। जितना क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी के मिसलेनियस में है या और किसी क्वेश्चन बैंक से तुमको पूछना है यार, वो पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर का जितना बात बताया उसको पहले हम रिपीट करेंगे, उसके बाद हम उम्मीद करेंगे कि जब हम अगला लेक्चर लेंगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछो, ठीक है। मतलब हमको नेता थोड़ी ना है कि हम आएंगे भाषण देंगे चले जाएंगे, ठीक है, और तुम लोग वो 5 के उधर खड़े हो, कुछ पूछ नहीं सकते हो। हम टीचर है ना, तो जब हम टीचर हैं, जब हम तुमको बता रहे हैं कोई ज्ञान, कोई बात हम तुमसे शेयर कर रहे हैं, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उसको पहले अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट लेने की कोशिश करो। और कंसेप्ट कैसे मिलेगा? बिना बहस के कंसेप्ट मिल ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता। तुम अगर सवाल नहीं पूछते हो तो तुम खत्म हो, क्लियर है। क्योंकि तुम सवाल नहीं पूछोगे, तुम सवाल अगर नहीं पूछ रहे हो इसका मतलब तुमको समझ में नहीं आ रहा है, हम ऐसा सोचते हैं। तुम समझे ही नहीं, क्योंकि जहां तुम समझोगे तो फौरन तुम्हारा दिमाग सवाल करेगा, क्योंकि इंसान का दिमाग ही ऊपर वाले ने इस तरह का बनाया है। तुम समझोगे तो तुरंत तुम प्रोज एंड कॉन्स पे जाओगे, अच्छा ऐसा क्यों नहीं, अच्छा वैसा क्यों नहीं। तो सवाल पूछने पे मेरा ज्यादा स्ट्रेस रहेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तुम लोग सवाल करोगे, क्योंकि वी आर इनटू द अरेना ऑफ साइंस, है ना। तो साइंस में एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन रीजन, एंड एवरी रीजन शुड बी एक्सप्लेन थ्रू अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, इट इज एज सिंपल एज दैट, क्लियर। तो तुम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करोगे अगर डिस्कशन करने की। अब फेसबुक लाइव पे मान लीजिए वो ऑडियो वीडियो तो कैसे होता है, वो तो हो नहीं सकता। तुम एक काम कर सकते हो कि तुम कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो, और उसी वक्त हम फेसबुक लाइव में उसका जवाब दे देंगे, ठीक है ना। तुम अगर कोई न्यूमेरिकल पूछना चाहते हो तो फोन करके पूछ सकते हो, उसका फेसबुक लाइव पे हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। अब टाइप करने में अगर कमेंट बॉक्स में दिक्कत होगा न्यूमेरिकल, चूंकि न्यूमेरिकल में तो स्पेशल कैरेक्टर भी रहेगा, तो तुम मतलब फोन करके हमको वो प्रॉब्लम बोलो, हम लाइव इसका जवाब दे देंगे। मेरे कहने का मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछने की कोशिश करो, और जिनको मतलब वो 12th के लिए ज्यादा है वो एनसीईआरटी का तमाम मिसलेनियस क्वेश्चन बनाओ, 1 से लेके जितना है वो टोटल उस चैप्टर का, और सारा से ज्यादा सवाल बनाओ। जो नहीं बनता है वो यहाँ हमसे पूछो। जैसे आज हमने बताया, क्योंकि आज हम चैप्टर इनॉग्रेट कर रहे हैं, तो बहुत लोग जुड़े नहीं जुड़े, बहुत लोग कहाँ पे हैं, इंटरनेट स्लो फास्ट बहुत सारा मसला है, ठीक है ना। इंटरनेट मान लीजिए कहीं है कहीं नहीं है, या किसी के पास कोई जरूर नहीं है कि एंड्रॉयड मोबाइल हो ही, या एंड्रॉयड मोबाइल हो भी घर में तो मान लीजिए एक ही मोबाइल हो। अब एक मोबाइल हो बहुत लोगों, सबको अपना अपना है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, 10 तरह का बात हो सकता है, कहीं बात करना हो, किसी का कोई काम हो, तो हम मतलब चाहेंगे कि मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाए, ठीक है। जो मतलब कहीं के कोई भी स्टूडेंट हो वो जुड़ करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है ना। कोशिश रहेगी हमारी कि हम इसी तरह से आगे भी आपको मतलब हिंट करते रहें। जब तक लॉकडाउन है तब तक तो है नहीं, और टीचर को क्या है कि बैठे बैठे मतलब हम समझते हैं कि मतलब जरूरी भी था, तो आज से हमने शुरू किया। चलिए आज के लेक्चर को हम रिवाइव करते हैं, एक मतलब रिकैप मार देते हैं।
और आज जितना बात हम बताए हैं उससे रिलेटेड मेरे लिए जितना क्वेरी ला सकते हो अगले लेक्चर में, वो हम चाहेंगे कि लेकर के आओ। कल जैसे हम फिर 7 बजे ऑनलाइन होंगे, 7 बजे एकदम टाइम मैंने फिक्स कर दिया है। और 7 बजे मैंने टाइम इसलिए फिक्स रखा है, उसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि यार मतलब आमतौर पर 6 बजे शाम में जैसे 6 बजे शाम तक मतलब एक कट ऑफ है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि मतलब आप कुछ सामान वामान अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। तो इसलिए हमने अपने लिए भी और तमाम लोगों के लिए सोचा कि मतलब और किसी को भी कोई सामान लेना हो तो 6 बजे तक आराम से लेके घर आ सकता है, और मतलब आराम से आधा घंटा बाद चाय नाश्ता करके अगर फेसबुक लाइव पे हम भी आ सकते हैं, और वो चाहे तो वो भी जुड़ सकता है। ठीक है ना। हम किसी को घर बुला करके मतलब चिट्ठी लिख के तो बुलाएंगे नहीं ना। जिसको जुड़ना है जुड़े, जिसको ना जुड़ना है ना जुड़े, है ना। हमारा काम है, हम टीचर हैं, हम हमारा जो फर्ज है वो हम अदा कर रहे हैं। बाकी जुड़े ना जुड़े तब उसे घर हम चिट्ठी लिख के थोड़े ना भेजेंगे। जुड़ना है जुड़, ना जुड़ना है मत जुड़। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है। सॉलिड स्टेट का जो आज लेक्चर हमने बताया है उसको एक मतलब रिकैप मारते हैं। ठीक है। तो हमने क्या क्या बताया आज हमने बताया कि सॉलिड स्टेट 12th का फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। एनसीईआरटी वालों पकड़ के चलने वालों के लिए है ये मैसेज। 12th का पहला चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट में पहले हमने बताया कि भाई कोई सब्सटेंस सॉलिड है तो उसका क्या क्राइटेरिया है। उसका क्राइटेरिया ये है कि उस सब्सटेंस के अंदर अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड बहुत 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 गांधी मैदान भर के बहुत इतना बहुत अगर ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के चलते पैदा होने वाला रिपल्सिव फोर्स, तब वो सब्सटेंस बिलोंग करेगा सॉलिड स्टेट। और इंटरमोलिकुलर फोर्स पैदा कब होता है? इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन के चलते। अब अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि लगेगा बड़ा बड़ा ये सब, मतलब जिसको लग रहा है उसके लिए हम आसान शब्दों में एकदम इजी शब्दों में समझा देते हैं। आसान शब्दों में, ट्रेन में जब सफर करते हैं लोग, मतलब अभी नहीं लॉकडाउन के पहले कर रहे थे ना, 2000 मतलब 1997 थोड़ी रेल बंद है, तो रेल में जब लोग सफर करते हैं तो टाइम पास के लिए एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, और बात करते हैं तो बात करते करते एक दूसरे का कभी कभार अच्छा लगता है तो नंबर भी एक्सचेंज नहीं कर लेते हैं। तो अगर आप मॉलिक्यूल है वो भी मॉलिक्यूल है तो दोनों के बीच इंटरैक्शन हुआ। अब इस इंटरैक्शन में फोर्स जो पैदा हुआ वो क्या हुआ? अट्रैक्टिव हुआ। अब मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन से रिपल्सिव फोर्स क्यों पैदा होता है उसको भी समझ लीजिए। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन मतलब क्या है? जैसे भगवान कृष्ण जो हाथ में वो उनके है, उसको जो भी बोलते हैं दिमाग में भी नहीं आ रहा है, जो मतलब है वो ऐसे से करते हैं, या आप चाबी लेकर के हाथ में ऐसे से करते हो, या आप ऐसे ऐसे ताली बजाते हो, वो भी मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन है। आप हाथ पे ऐसे से करते रहो वो भी मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन है। कान में उंगली डाल के ऐसे से करते हो वो भी मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन है। तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, आप किसी के सामने अगर चुटकी बजा रहे हो, वो अगर कंसंट्रेट करके कोई काम कर रहा है तो आपको टोकेगा कि भाई ऐसा नहीं करो, हम मतलब मेरा कंसंट्रेशन लूज हो रहा है। तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के चलते जो फोर्स पैदा होता है वो हमेशा ही रिपल्सिव फोर्स होता है। क्लियर? अब किसी सॉलिड सब्सटेंस को सॉलिड कहे जाने के लिए पांच क्राइटेरिया होना चाहिए। जैसे किसी विद्यार्थी को विद्यार्थी कहे जाने के लिए 5 क्राइटेरिया होना चाहिए। अल्पाहारी कम खाओ, चिर निद्रा कम सो, काक चेष्टा कौवा की तरह कोशिश करो, बगुला ध्यान बगुला की तरह मछली पर नजर रखो, चौथ मारो मछली लेके फरार हो जाओ। गृह त्यागी, घर छोड़ने पे छाती पीट के रो नहीं, क्योंकि माँ के गोद में बैठ के कोई सिकंदर नहीं हुआ, माँ का गोद छोड़ना ही पड़ता है। तो कहने का मतलब है उसी तरह किसी सॉलिड को सॉलिड कहे जाने के लिए 5 प्रॉपर्टी जरूरी है। नंबर 1, अब कोई कहे कि हम सॉलिड है यार, आप बोलचाल की भाषा में तुम लोग दोस्तों को बोलते हो ना, बड़ा सॉलिड है यार, बड़ा सॉलिड है। तो सॉलिड क्यों बोलते हैं? उसके अंदर कोई क्राइटेरिया होगा। तो किसी सॉलिड सब्सटेंस को सॉलिड कहे जाने के लिए 5 क्राइटेरिया है। 5। नंबर 1, इनकॉम्प्रेसिबिलिटी। जब उसके ऊपर कोई फोर्स लगाओगे, अप्लाई करोगे ताकि वो दब जाए तो वो नहीं दबेगा। आम बोलचाल में भी यही होता है। तुम्हारा कोई दोस्त नहीं दबता है तो बोलते हो ना कि बड़ा सॉलिड है यार, दबे नहीं करता है। तो वही बात यहाँ सॉलिड सब्सटेंस से रिलेटेड है। इफ एनी फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ एनी पर्टिकुलर सॉलिड सब्सटेंस, इट होल्ड्स दैट फोर्स। और जब भी कहीं कोई फोर्स लगाया जाता है तो फोर्स का एक ही काम है। फोर्स मतलब बंदूक से गोली चल गया, तो फोर्स जब भी लगता है
तो सामने वाले को अपनी जगह से डिस्प्लेस करना चाहता है। यानी हर फोर्स जब घर से निकलता है तो इसी मुद्दे पर निकलता है कि आते हैं डिस्प्लेसमेंट करवा करके। तो जब भी कोई फोर्स लगता है किसी सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर तो उस फोर्स को वो उस फोर्स के खिलाफ इतना फोर्स लगाता है कि अपनी जगह से वो डिस्प्लेस नहीं होता है। इसी को बोलते हैं इनकंप्रेसिबिलिटी। अब दूसरा है रिजिडिटी, बाहर से भी ठोस अंदर से भी ठोस। तीसरा है स्लो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यानी दो सब्सटेंस का आपस में इंटरलॉक्ड रूप से मिल जाना, इंटरलॉक्ड इसको बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड इंटरलॉक। जैसे घर में औरतें स्वेटर बुनती है वो 3 डायमेंशनल मैनर में। तो स्लो डिफ्यूजन इसलिए कि अगर 5 दोस्त हो, पांचों में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो तो छठा लोग से नहीं आपस में मिलने में कतराता है, कहता हटाओ नहीं यार हम पांचे काफी हैं आपस में दोस्ती निभाने के लिए। तो स्लो डिफ्यूजन है सॉलिड सब्सटेंस का। अगर सॉलिड सब्सटेंस का डिफ्यूजन एक्सट्रीमली स्लो नहीं होता तो आज भी टाइटैनिक जहाज का अवशेष जो समुद्र के तल से बरामद हो रहा वो नहीं होता। अगर सॉलिड का डिफ्यूजन स्लो नहीं होता तो बिलीव करो कि कैल्शियम का टैबलेट लोग नहीं खरीदता, ना आयरन का कैप्सूल खरीदता एनीमिया के लिए। रात में एक लोहा का छड़ डुबा देता है एक गिलास पानी में और सुबह में घोल के पी लेता, कहता छड़ लोहा पानी जिंदाबाद। कहने का मतलब है कि सॉलिड सब्सटेंस का डिफ्यूजन स्लो इसलिए है कि उसके पार्टिकल सट के बैठे हैं और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि वो चाह करके भी किसी दूसरे से मिलना नहीं चाहते। 4-5 दोस्त होते हैं जिनके बीच बहुत गठजोड़ दोस्ती होती है तो वो किसी छठा से मिलना नहीं चाहते, कहते हटाओ हम लोग आपसे में बहुत गहरी दोस्ती है, हम लोग आपसे में मगन रहे हैं। उसी तरह से स्लो डिफ्यूजन और डिफ्यूजन एक रैपिड प्रोसेस है और बाइलेटरल प्रोसेस है डिफ्यूजन, याद रखिए, दो तरफा। जैसे होली में आप गले मिलते हैं या ईद में गले मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन दो तरफा होता है। ऐसा नहीं कि एक जगह एक आदमी खड़ा है और सबको पकड़ पकड़ के गले मिलता है, ये मुबारक हो ये मुबारक हो, नॉट। आप भी चले वो भी चला। दिस इज कॉल्ड बाइलेटरल, दो तरफा। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन एंड माइंड इट, डिफ्यूजन एक रैपिड प्रोसेस है, बहुत तेजी से होता है। चौथा है मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होता है, क्योंकि एक टर्म है फिजिक्स का तो थोड़ा बता देते हैं। न्यूटन का तीनों नियम जहां लागू होता है, 3 नियम न्यूटन का। पहला नियम, दुनिया में 2 ही आदमी है, तेज या कोड़ी। लॉज ऑफ इनर्शिया में उसको पढ़िए अपना फिजिक्स के भाइयों से। दूसरा नियम, तेज को कोड़ी बनाना, कान के नीचे एक चमाट मारो, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। और तीसरा नियम, बार बार किसी को मारोगे तो भी तुमको दौड़ा के मारेगा, थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला। तो कहने का मतलब है कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि 5 बरस का बच्चा 100 ग्राम शायद उठा ले, 5 केजी नहीं उठा सकता। आप अपने आसपास में देखते हैं, वो तुम्हारा घर में जो आता है गैस देने वाला, वो 14 किलो गैस रहता है, उसमें सिलेंडर भी हो गए मतलब कम से कम 10 किलो का, 24 किलो आराम से कंधा में उठा के तुम्हारे घर पहुंचा देता है, भरा हुआ गैस। और हमने समाज में बहुत लोगों को देखा है कि 5 किलो का खाली सिलेंडर उसको 2 आदमी ऐसे पकड़ के ले जाता है जैसे 75 किलो का सामान लेके जा रहा है, बहुत भारी है, आओ 3-4 लोगों को बुला लो। दिस इज द डिफरेंस इन मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब यह हुआ कि कोई 5 केजी तक ही उठा सकता है, कोई 10 केजी उठा सकता है, कोई 20 केजी उठा सकता है। लेकिन गांव में जाके देखिए 100-100 किलो, 1-1 क्विंटल का बोरा पीठ पर लाद करके मजदूर आराम से इधर से उधर रख देता है, वो उनका मैकेनिकल स्ट्रेंथ है। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब रेजिलियंस वाला फोर्स, अंदर से कितना फोर्स है उनके अंदर, जो उनके ऊपर फोर्स लगाया जाता है। आपका जो इनर मेंटल टफनेस है, एक हुआ फिजिकली टफ, कोई आदमी बहुत मोटा हो, बहुत हेल्दी हो, खली टाइप हो। एक होता है मेंटल टफनेस। ये जो मेंटल टफनेस है आपका, इसी को बोलते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ दुनियावी लैंग्वेज में। और साइंस के लैंग्वेज में मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब यह होता है कि जब कोई फोर्स आपके ऊपर किसी सब्सटेंस के ऊपर लगाया गया तो वो सब्सटेंस उस फोर्स के बदले कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा पाया। फॉर एग्जाम्पल, आप लोहा पर एक घूसा कस के मारते हैं तो चोट आप ही को लगता है, तकिया पे एक घूसा मारते हैं तो बड़ा मजा आता है आपको,
और तकिया के अंदर हम 15 किलो ईटा भर दें या उसमें भूसा मारिएगा तो मजा तकिया को आ जाएगा अच्छे से। दिस इज द डिफरेंस इन मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो हर सॉलिड सब्सटेंसेस का बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैकेनिकल स्ट्रेंथ। क्यों है? चूंकि दे आर इनकॉम्प्रेसिबल, उनके पास इनकॉम्प्रेसिबिलिटी है, रिजिडिटी है, स्लो डिफ्यूजन है, इसीलिए उनके पास मैकेनिकल स्ट्रेंथ है। और मैकेनिकल स्ट्रेंथ है इसीलिए स्लो डिफ्यूजन है। और पांचवा लास्ट प्रॉपर्टी कि उनका एक एग्जैक्ट जियोमेट्री है, एग्जैक्ट आकार है। एग्जैक्ट आकार इसलिए है कि सॉलिड सब्सटेंस एक ऐसा ट्रेन है, एक ऐसा बस है जो खचाखच भरा हुआ है, इतना ज्यादा भरा हुआ है कि कोई अपना कान भी नहीं खुजा पाएगा, इतना ज्यादा पैक्ड है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है। तो जब कोई पैक्ड क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होगा तो ऑटोमेटिकली उसका एक एग्जैक्ट ज्योमेट्री होगा। अब सॉलिड सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन जो हमने आज किया अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में, हमने कहा कि किसी सॉलिड सब्सटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है उसका पैटर्न क्या है, उसका रवैया क्या है, क्या वो लगातार है या लगातार नहीं है, इसके आधार पर हमने दो क्लास में बांटा। पहला अमॉर्फस सॉलिड, दूसरा क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड, अमॉर्फ का मतलब विदाउट हैविंग एनी प्रॉपर फॉर्म, इसका कोई प्रॉपर फॉर्म नहीं होता है। अमॉर्फस सॉलिड हम वैसे सॉलिड को बोलते हैं जिस सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनके जो अरेंजमेंट का पैटर्न है वो डिसऑर्डर्ड है, इरेगुलर है, लगातार नहीं है, इसीलिए उनका प्रॉपर फॉर्म नहीं है, इसीलिए उनको झूठा सॉलिड बोलते हैं, इसीलिए उनको स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। और दूसरा है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड वैसे सॉलिड है जिन सॉलिड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट का पैटर्न रेगुलर है, ऑर्डर्ड मैनर में है, इसीलिए उनको सच्चा सॉलिड बोलते हैं। और अमॉर्फस सॉलिड के बारे में हमने बताया कि अमॉर्फस सॉलिड जो है उनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, चूंकि जब आप उनको गर्म करते हैं यानी हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो एब्रप्ट चेंज में जाते हैं और अपने वेट के नीचे फ्लो करते हैं, जैसे मोमबत्ती पिघल पिघल करके अपने वेट के नीचे जाके जमा होती है। इसके बाद हमने कहा कि सॉलिड का क्लासिफिकेशन जो दूसरे आधार पे करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि सॉलिड सब्सटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच जो बांधने वाला फोर्स है, जो बाइंडिंग फोर्स है, उसका नेचर क्या है। तो उसमें हमने बताया कि पहला एटॉमिक सॉलिड है, फिर दूसरा मॉलिक्यूलर सॉलिड है। मॉलिक्यूलर सॉलिड को दो क्लास में हमने बांटा, एक पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसके बाद हमने कहा आयनिक सॉलिड या इलेक्ट्रोवायलेंट सॉलिड या इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉलिड या पोलर सॉलिड या लेचे सॉलिड। फिर हमने कहा कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड या जॉइंट सॉलिड। फिर हमने कहा हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, फिर बनाना सॉलिड, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने कहा आपको मेटेलिक सॉलिड। तो इन तमाम सॉलिड्स के बारे में फिर हम लोग आगे के लेक्चर में यानी कल फिर बात करेंगे। और आज का लेक्चर मतलब सॉलिड से रिलेटेड यहीं तक, चूँकि आज पहला लेक्चर है जिसको ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लिए क्वेश्चन लाइए। कल जब हम लाइव आएंगे तो कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर टाइप करके भेजिए, ठीक है ना। और मेरा नंबर है ही है सब लोगों के पास, जिनको कोई सवाल अगर पूछना हो फ़ोन करके हम मेरे लिए क्वेश्चन दे सकते हैं, हम उसको भी डिस्कस कर देंगे कल ऑनलाइन आएंगे तो। अभी जब तक लॉकडाउन है 7 बजे शाम में, अब जब तक लॉकडाउन है तब तक 7 बजे शाम में ही 7 PM शार्प डेली आई विल बी ऑन फेसबुक लाइव, है ना। आई विल वेलकम ऑल द पॉसिबल क्वेरीज विच यू आर ट्राइंग टू आस्क और विच यू विल इवेंचुअली आस्क। आई वुड लव टू हैव ऑल दोस क्वेरीज एंड I will try my level best to respond all those queries which you will be stuck into our mind. Okay? तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, खास कर घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनका जरूर ध्यान रखिए। और मतलब अभी कोशिश कीजिए कि बाहर ना ही निकलें, कम से कम निकलें। ज़रूरी जो सामान ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए, रोज़मर्रा की ज़रूरत का जो सामान है वो सामान अपना जाके बाहर लें, उसी को इनफैक्ट लेने के लिए निकलें और वापस अपना घर में अपने लोगों के साथ समय बिताएं, है ना। अपने घर में तमाम अपने फादर, माँ का, पिताजी का, भाई बहनों का सबका ख्याल रखिए, सबको अच्छे से सबके साथ समय बिताइए, है ना। अभी लॉकडाउन है जो बहुत ज़रूरी है, और लॉकडाउन का अभी मतलब इस कोरोना वायरस से, कोविड-19 से बचने का कोई वैक्सीन तो है नहीं, बस एक ही रास्ता है, सोशल डिस्टेंसिंग। तो उसके लिए ज़रूरी है। और बाहर अगर जाते हैं तो मतलब अगर मास्क अवेलेबल है तो मास्क पहन लें, मास्क नहीं है तो कम से कम गमछा मुँह में बांधें, है ना। सर को गमछा से ढक लें और यहाँ तक ढक लें फेस को, तो बेहतर रहेगा, यही कहेंगे हम। और आप सब लोग कोरोना से सेफ रहिए,
मतलब दुआ करेंगे। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। और आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, हम फिर से रिपीट करते रहे, खाली कॉपी भरो आंदोलन, आई हेट इट। ठीक है, मतलब सवाल पूछो, हम लाइव आ रहे हैं तो मेरे से बात करो, बहस करो मेरे से, हमको चैलेंज करो कि सर आपने जो कल बताया वो नहीं समझ में आया, फिर से हमको समझाइए, आपने सर ऐसा कहा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। इसमें मजा आता है। क्या टाइम पास रहे, हम आए कोई नेता की तरह भाषण देके चले गए, दिस इज नॉट कॉल्ड एजुकेशन। एजुकेशन रिक्वायर्स अ ब्लोड डिस्कशन। एवरी स्टूडेंट शुड बी अ विसल ब्लोअर। ठीक है, जोर से सीटी मारो। ठीक है, हम खुद ही कहते हैं कि मतलब एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी यह है कि वो टीचर को सवाल पूछ पूछ के तंग कर दे, एकदम तंग कर दे, इतना पूछे। क्योंकि एक बात याद रखना, जमीन से जो जल्दी आता है उसको कोयला बोलते हैं, और जो देर से आता है उसको हीरा बोलते हैं। और खोवा जब दूध फट जाता है ना, तो डेगची में इसको खाता है ना खोवा, तो ऊपर वाला खोवा से कहीं ज्यादा टेस्टी होता है जब डेगची खखोड़ के निकालता है। तो टीचर को खखोड़ेगा तब ना, टीचर को खखोड़ता है नहीं, बस ऐसे देखता है आज सर क्या क्या बोले जल्दी, उसके बाद उसको बिछा के सो जाओ, तो उससे यू आर गोइंग, यू आर फूलिंग योरसेल्फ। अगर कुछ भी करना, हम ये नहीं कह रहे किसी को IIT करना हो या नीट क्वालिफाई करना, अबे कुछ भी करेगा जिंदगी में, कुछ भी करेगा, मेरी बात याद रखना, 10+2, 10th 11th, बल्कि इनफैक्ट स्टार्ट हो जाता है 9th से, बल्कि 8th से, 8th 9th 10th और 11th और 12th, ये आधार है। जितना बेहतर होगा उतना ही बेहतर मकान बनेगा। और आधार सॉलिड के बिना ऊंची बिल्डिंग नहीं बन सकती, बात याद रखना। और हर का सपना ये है कि खूब ऊंचा बिल्डिंग बना ले। ऊंचा बिल्डिंग बनाओगे बेटा तो आधार सॉलिड रखोगे ना। ठीक है ना, तो चलिए ठीक है, कल फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही बस। ठीक है, ओके, गुड नाइट, सी यू टुमारो 7 PM शार्प। ओके, बाय।